नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। इकोनॉमी टुडे में हम आपको कारोबार जगत की तमाम खबरों पर लेके जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइंस के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की लंबी छलांग। 133 अर्थव्यवस्थाओं में अब भारत 39वें स्थान पर पहुंचा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्तर पर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। वाइपो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भी भारत चौथे स्थान पर। मोदी सरकार की श्रमिकों को बड़ी सौगात, न्यूनतम मजदूरी में इजाफे का ऐलान। संशोधन के बाद जो अनस्किल्ड मजदूर हैं उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ करके 783 रुपये प्रतिदिन हुई। नई दरें 1 अक्टूबर से होंगी लागू। भारत 6G प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने की दहलीज पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत 6G गठबंधन के साथ की बैठक। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सरकार के पूरे सहयोग का दिया भरोसा। 2030 तक भारत को 6G तकनीक का हब बनाने का लक्ष्य है। और बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 85,800 के पार, निफ्टी 26,200 के पार कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। और बाजारों में तेजी आज एक बार फिर से लगातार 7वें दिन ऊंचाई की तरफ जाते हुए भारतीय शेयर बाजार, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे और इन बड़ी खबरों पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको लेकर के। भारत ने इनोवेशन इंडेक्स 2024 में एक बड़ी छलांग लगाई है। दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया की बात करें तो 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले नंबर पर है। इस समूह में ईरान दूसरे नंबर पर है, उसके बाद कजाकिस्तान का नंबर आता है और फिर उज्बेकिस्तान इस क्षेत्र में अपना चौथा स्थान बरकरार रखे हुए है। वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत पहले स्थान पर है। लगातार 14वें साल नवाचार के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। दूसरी तरफ अगर WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की बात करें तो चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस 10 वर्षों में रैंकिंग में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश हैं। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्तर पर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा, और मैं कोट करता हूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व से भारत ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है। वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत पहले स्थान पर है। हमारे इनोवेटर्स और उद्यमियों द्वारा संचालित देश का इनोवेशन परिदृश्य लगातार फल फूल रहा है, अनकोट। उधर WPI साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में शामिल हैं। बात करते हैं 6G की। भारत 6G प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार क्षेत्र में अब क्रांति लाने की दहलीज पर है। सरकार ने नीतिगत ढांचे, अनुसंधान की जो निधि है और परीक्षण के साथ साथ नवाचार के लिए जो स्पेक्ट्रम आवंटन जारी है, उसको लेकर के जो तमाम सरकार की ओर से सहायता दी जानी है उसके लिए प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत 6G गठबंधन के साथ बैठक के दौरान ये बात की। बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक में भारत के घरेलू 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भारत 6G गठबंधन के प्रयासों की उन्होंने प्रशंसा की और R&D को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने, जो परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनको स्थापित करने और 6G क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के समर्थन को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि भारत विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और साझेदारियों को विकसित करके वैश्विक 6G परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत 6G क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है। And I often say this, that whilst we were followers on 4G, we marched with the world on 5G.
we had the capability of leading the world in 6G. That wasn't a very resounding applause. And the reason why I say it should be a resounding applause is not because the applause should be for me or for government. The applause has to be for you. Because you will make sure that that dream comes true for India. और अच्छी खबर है, श्रमिकों खास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको सहारा देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए अब न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने की घोषणा की है। इसका जो उद्देश्य है वो मजदूरों को बढ़ती अपने जीवन यापन लागत से निपटारा करने में सहायता प्रदान करना है। सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और इसके लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। चूँकि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए मजदूरों की जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी, उसमें बढ़ोतरी की गई। आपको बताएं कि ये सेंटर अपनी तरफ से ये फैसला लेता है, उसके बाद राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं। भवन निर्माण करना हो, लोडिंग अनलोडिंग के काम हो, निगरानी, रखवाली, झाड़ू लगाना, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और खेतीबाड़ी सहित जो अलग अलग जो मजदूरियाँ हैं, उनको ए श्रेणी में रखा गया है और अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी जो है उनके कौशल के आधार पर, यानी जो स्किल है उसके आधार पर यह निश्चित की गई है। नई मजदूरी की जो दरें हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और हाईली स्किल्ड 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी ए, बी और सी के आधार पर इस पूरे वर्गीकरण का ध्यान रखा गया है। जो अनस्किल्ड लेबर है अब उसको प्रतिदिन 783 रुपये, यानी पूरे महीने में देखें तो 20,358 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। जो सेमी स्किल्ड हैं उनको 868 रुपये, यानी करीब 22,568 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला केंद्र ने किया है। जो कुशल हैं, यानी स्किल्ड हैं, लिपिक और फिर या बिना हथियार वाले जो निगरानी गार्ड करते हैं, उनको अब करीब 25,000 रुपये महीने, और जो हाईली स्किल्ड हैं, हथियारों के साथ निगरानी का कार्य करते हैं, उनको अब 26,000 रुपये से ज़्यादा का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर अगर कोई चाहे तो राज्य सरकार फैसला ले सकती है, उसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अब महंगाई के असर को शामिल करते हुए जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 देश बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और ये अन्नदाता, ऊर्जादाता बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत और ब्राजील बायो एनर्जी में एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तकनीक को साझा करेंगे और किसानों और उद्योगों को लाभ पहुंचाएंगे। After the crash of the sugar prices in 2017 and 18, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, minimum selling price of MSP of the sugar was introduced in 2018 to protect the interest of the farmers and sugar industry. With the introduction of the MSP, the era of pending cane dues of the farmers has become a thing of past. For our government, farmers are always the top priority. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अमेजॉन के साथ रोजगार सृजन को लेकर के एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय करियर सेवा यानी जो उसका पोर्टल है उसका लाभ उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एनसीएस पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमेजॉन में अब होने वाली भर्तियों को अब एनसीएस पोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा। मॉडल करियर केंद्रों में जाकर के रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे रोजगार पाने के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो सीधे अमेजॉन की जो भर्ती टीमें हैं उनसे जोड़ा जा सकेगा।
और अब शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो आज संकेत जो मिले उससे आज भारतीय शेयर बाजार फायदे के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 7वां सत्र है जिसमें बाजार ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। 26,389 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का दिखाई दिया। उससे थोड़ी देर पहले सेंसेक्स की ओपनिंग काफ़ी फ्लैट हुई, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में आज कारोबार करते हुए दिखाई देता हुआ इस सेंसेक्स 3 अंकों पर खुला और निफ्टी में भी पॉजिटिव रुख आज के कारोबार में देखा गया। इस वक्त देखें तो सेंसेक्स 13 और निफ्टी 24 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भले ही थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप में खरीदारी का माहौल है। 100 अंकों पर करीब निफ्टी मिड कैप 100 कारोबार कर रहा है। LTIM 2.7%, विप्रो 2.5%, टेक महिंद्रा भी 2.5%, इन्फोसिस और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में बढ़त दिख रही है। आज गिरने वाले शेयर में पावर ग्रिड, L&T, ONGC, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस शामिल हैं। 0.25% से 2% की गिरावट। कल पावर ग्रिड में एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी, जिसके बाद आज मुनाफा वसूली स्टॉक में दिखाई दे रही, 357 का स्तर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। अगस्त माह की आर्थिक समीक्षा जारी की गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज की फोकस की। और हमारा आज का फोकस है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अगस्त माह की आर्थिक समीक्षा जारी की गई। अप्रैल जून तिमाही में भारत सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना है और विकास दर 6.7% पर नजर आई है। वैश्विक मुश्किलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार डिमांड बनी रही है। ये एक अच्छी खबर इस मासिक आर्थिक समीक्षा में दिखाई दी। अर्थव्यवस्था में निवेश की गति लगातार बढ़ रही है और FDI के साथ साथ जो FPI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी लगातार बढ़त देखी गई है। पहली तिमाही की अगर हम बात करें तो EPFO के आंकड़े दिखाते हैं कि जो रोजगार सृजन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ अच्छी खबर ये भी है कि महंगाई दर पर अगस्त महीने में लगाम लगती हुई दिख रही है। अगस्त में जो खुदरा महंगाई दर है वो 3.7% के स्तर पर रही है। आगामी तिमाही में अगर विकास दर में बढ़ोतरी की बात करें तो उम्मीद तमाम एजेंसियों ने जाहिर की है, सकारात्मक उम्मीद जताई है और मानसून पर लगातार नज़र बनाए रखना होगा। साल 2022 में लगातार 22 से ही लगातार GST जो कलेक्शन है वो देश में वो बढ़ रहा है। इस समीक्षा में कहा गया है अप्रैल अगस्त के बीच में GST कलेक्शन देखें तो 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन 5.2% बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि लगातार मांग यानी डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, सर्विसेज सेक्टर में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी। इस बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 64 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 11 महीने के आयात के बराबर पहुंच चुका है और रिजर्व में ये बढ़ोतरी रूस, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देश जो कि फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बड़ी मात्रा में रखते हैं, परसेंटेज टर्म्स में देखें तो भारत ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है।
दीपशिका शिकरवार, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडिटर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद दीपशिका जी वक्त निकालने के लिए। स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट की ही बात करें, जो अभी पहली तिमाही के ग्रोथ रेट आए हैं, तमाम एजेंसीज ने भी जो अनुमान जताया है, अभी भी मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बना हुआ है इंडिया। जी बिल्कुल, अगर आप प्रोजेक्शंस देखें अजय, और डोमेस्टिक प्रोजेक्शंस ना भी देखें, विदेशी जो जितनी भी एजेंसीज हैं, जो आंकड़े उनसे आ रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था को देख काफी स्ट्रांग देखते हैं। OECD का कल रिपोर्ट आया था, उन्होंने विकास दर जो है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, क्योंकि डिमांड जो है वो कह रहे हैं कि मजबूत है भारत में। और उसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपना रिपोर्ट कल जारी किया था, उन्होंने भी जो आंकड़े हैं 7% का बताया है, जो काफी अच्छी विकास दर है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी और पहली तिमाही जो थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था पिछले तिमाही से, जी। बट वो इस वजह से था क्योंकि चुनाव की वजह से सरकार का जो खर्च था वो काफी धीमा हो गया था। और अब जैसे सरकार का खर्च बढ़ेगा, और मॉनसून इस बार अच्छा हुआ है, हालांकि कई जगहों पर बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई है, उसका असेसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आंकड़े जिस तरह से जो बता रहे हैं, तो फसल से उम्मीद है कि वो अच्छी रहेगी, और उससे जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत मजबूती मिलेगी। तो आने वाले जो तिमाही है, और ये तो फेस्टिव सीजन का तिमाही होगा, जी। तो ऐसी उम्मीद है कि डिमांड जो है इस तिमाही में अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, और विकास दर भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। दीपशिका जी, अब मैं बात करना चाहता हूँ महंगाई की, क्योंकि ये हम सभी को प्रभावित करता है। अगस्त माह में बेनाइन इन्फ्लेशन रेट की बात कही, रिटेल इन्फ्लेशन अगर देखें तो 3.7% अगस्त में दर्ज की गई। आगे जाते हुए आपने देखा, आपने कहा कि थोड़ा सा मानसून पर हमें निगाह रखनी होगी, लेकिन अब लगता है कि जो सप्लाईज हैं वो थोड़ा सा बढ़ने की वजह से उतना प्रेशर दिखेगा नहीं। मतलब पहले जितना प्रेशर था इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, अब वो थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून अच्छा रहा है, और अगर आप देखें भारत में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसको ज्यादातर जो है वो खाद्य पदार्थ जो है उनकी वजह से बढ़ता है। और अब थोड़ा सा जो स्पाइक दिख रहा था सब्जियों में, क्योंकि बारिश की वजह से सप्लाईज थोड़े अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो इशू हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो सरकार ने जैसे प्याज के मामले में इंटरवेंशन किया, तो इस तरह के जो सप्लाई साइड स्टेप्स हैं सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, ताकि स्थिति को काबू में रखा जाए। तो उम्मीद ये है कि इन्फ्लेशन जो है, रिजर्व बैंक का जो टारगेट है 4% का, उसके अनुकूल ही रहेगा, ताकि उम्मीद की जा रही है कि आगे रिजर्व बैंक जो है ब्याज दर कम कर सके। और इसके बाद जो बैंकों का क्रेडिट है अलग अलग सेक्टर्स में, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, इस आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जो MSME सेक्टर है, ख़ासतौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें लोन की जो ग्रोथ है, क्रेडिट की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। पर्सनल ग्रोथ पहले ही थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है पर्सनल लोन ग्रोथ में, लेकिन बाकी क्रॉस द सेक्टर ये भी ट्रेंड अच्छा है। ये जो ट्रेंड है क्रेडिट का, वो क्या दिखाता है दीपशिका जी? देखिए, क्रेडिट जो है कृषि से उम्मीद की जा रही है कि खरीफ अच्छा हुआ है, खरीफ की जो खरीफ की बुआई है वो अच्छी हो रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी जो विकास दर है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो अच्छी रहेगी। और पर्सनल लोन्स की आपने बात की, तो पर्सनल लोन्स में जिस तरह की बढ़ोतरी देखी गई थी, उसके ऊपर थोड़ी सी चिंता व्यक्त की जा रही थी रिजर्व बैंक की तरफ से, और उसी के तहत थोड़ी सी उसमें प्रोविजनिंग और सब नॉर्म्स में बदलाव किया गया थोड़ा सा, तो उसका असर थोड़ा है। तो वो एक जो असर है वो ऐसा नहीं है कि वो धीमा हो गया, उसको धीमा करना चाह रहा था रिजर्व बैंक, तो इसलिए धीमा हुआ है।
पर ओवरऑल जैसे अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट देखें, और जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि डिमांड तो मजबूत है ही, लेकिन इन प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो निवेश है वो आसार है कि वो पिकअप करने लगा है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है दीपशिखा जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर हम चर्चा करना चाह रहे थे। फिलहाल आपका शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में आज जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और आज विश्व पर्यटन दिवस भी है। पर्यटन के जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है, और ख़ासतौर पर जो फोकस है सरकार का वो स्पष्ट दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है साल के अंत तक करीब करीब 40 मिलियन रोजगार पैदा कर सकता है, यानी 4 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। साल 2025 की हम बात करें तो 4 करोड़ 23 लाख के आंकड़ा ये पहुंचने की उम्मीद है। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं इस को लेकर के, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अब आपको चलते चलते कारोबार जगत की दूसरी खबरों के साथ छोड़े जाते हैं। पूरी इकोनॉमी टुडे की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टाटा सन्स और ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी पीएसएमसी के शीर्ष अधिकारियों की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने पीएम को गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्री की प्रगति के बारे में जानकारी दी। पीएसएमसी ने भारत में अपनी परियोजना को मौका दिए जाने को लेकर उत्साह व्यक्त किया। वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी समीक्षा बैठकों का दौर 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। इस दौरान 6 मंत्रालयों एवं विभागों की बजट पूर्व समीक्षा की जाएगी। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तय करने के साथ चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने डिलिस्टिंग नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत कंपनियों को रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के विकल्प के रूप में एक निश्चित मूल्य तंत्र के माध्यम से शेयरों को डिलिस्ट करने की अनुमति दी गई है। इस कदम का उद्देश्य सूचीबद्ध फर्मों के लिए व्यापार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने संदेशों में यूआरएल के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया। ट्राई ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे यूआरएल, एपीके या ओटीटी लिंक वाले किसी भी ट्रैफिक को ब्लॉक करें जिन्हें व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस निर्देश को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक रोजगार में शामिल कुल कामकाजी महिलाओं में स्वरोजगार वाली महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। 2023-24 में स्वरोजगार करने वाली महिलाओं का हिस्सा बढ़कर 67.7% हो गया, जो 2017-18 के दौरान 51.9% था। बाजार नियामक सेबी ने डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यूज के सूचीबद्ध होने के समय को घटाकर 3 कार्य दिवस कर दिया है। अभी तक यह समय सीमा 6 कार्य दिवस की थी। नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। सेबी ने बताया कि 1 वर्ष के लिए यह नियम स्वैच्छिक होगा और इसके बाद यह अनिवार्य हो जाएगा।